चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने 2024 गेट स्टैटिस्टिक्स, 2023 गेट स्टैटिस्टिक्स का एक एक क्वेश्चन क्लास में डिस्कस किया हमने, है ना। अभी स्टार्ट करते हैं 2022, ठीक है। सो ओके जी, देखिए। सो पहले 10 क्वेश्चन तो आपको पता ही एप्टीट्यूड का है। तो इसमें देखिए, है ना, इंग्लिश तो ऐसे मुझे उतनी नहीं आती, फिर भी देखो क्या होगा। तो मिस्टर एक्स स्पीक्स डैश जापानीज डैश चाइनीज। तो क्या लगता है जिन लोगों को इंग्लिश ठीक है, देख लो। नाइदर और, आइदर नॉर, नाइदर नॉर, ऑल्सो बट, Neither nor. है ना। ए सर बी, नाइदर नॉर। नाइदर नॉर, नाइदर के साथ नॉर आता है ना। यस सर, नाइदर नॉर। हाँ, सी ऑप्शन ना, वही। तो ठीक है ना। सम ऑफ मनी इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग पी क्यू आर एस इन द प्रोपोर्शन 5:4:3। मतलब वो अगर बचपन वाला मेथड जाए तो 5x 2x 4x 3x सबको ऐड करके, है ना, वैसा कर देंगे जो भी है। तो कह रहा है कि इफ आर गेट्स 1000 मोर देन एस, तो अगर इसको हम देखें, सो व्हाट इज द शेयर ऑफ क्यू। तो बाकी आप लोग अपने तरीके से कर सकते हैं, जो भी आपको टेक्निक आता है, शॉर्टकट आता है, उससे भी कर सकते हैं आप, ठीक है। बाकी है ना, एप्टीट्यूड में फिर से कहूँगा, ये 15 मार्क्स का कंट्रीब्यूशन है गेट स्टैटिस्टिक्स में, और हर गेट के पेपर में, चाहे गेट का कोई भी पेपर लो, 15 मार्क्स का एप्टीट्यूड आता ही है। तो वो है 15 मार्क्स, है ना, 15% हो गए 2000। मार्क्स। हाँ, 2000 आया। ओके, तो देख लीजिए सब लोग। तो मैं भी कह रहा हूँ, जैसे मान लो एस है ना, तो यहाँ पे पी क्यू आर एस, तो वैसे तो आर का शेयर हो गया 4x, है ना। एंड और एस का क्या है 3x। अगर मैं x ले रहा हूँ प्रोपोर्शनल क्वांटिटी, तो क्या हो जाएगा टोटल। इसने कहा है कि आर गेट 1000 मोर देन एस, सो 3x प्लस 1000 इज 4x। ये मैं बचपन वाला तरीके से कर रहा हूँ। तो x की वैल्यू 1000 हो गई, ठीक है। तो पूछ क्या रहा है, व्हाट शेयर q, पी क्यू, सो q इज 2x, है ना। सो q का जो है 2x है, तो 2x कितना हो गया 2000 जी, ठीक है। तो वैसे 2000 आ गया। बाकी लोग अपने तरीके से आप कर सकते हो, जो भी आपको आता है। देखिए, सो आगे जो है थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि अ ट्रेपेजियम हैज वर्टिसेस मार्क्ड एज पी क्यू आर एस इन दैट ऑर्डर एंटी क्लॉकवाइज, ओके। एंड द साइड पी क्यू इज पैरेलल टू साइड एस आर। तो ये एक ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम में क्या होता है कि इस तरह से कुछ रफली ऐसा कुछ शेप होगा। तो इन दैट ऑर्डर पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर, तो पी क्यू आर एस, और पी क्यू 11 है, आर एस 6 है।
तो ये आर एस होगा, है ना। सो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, है ना, एंटी क्लॉकवाइज। सो पी क्यू आर एस, और पैरेलल क्या है, पी क्यू पैरेलल है आर एस के, पी क्यू आर एस, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। एंड पी क्यू आर एस हो गया। और आपको बता रखा है पी क्यू का लेंथ 11 है, एस आर जो आर एस है वो 6 है, क्यू आर 4 है, एस पी 3 है। तो उल्टा लिख दिया ना, कोई बात नहीं, रफली है ना, ये 3 है, तो ये लेंथ ज़्यादा होगा एक्चुअली। ठीक है, अभी मान लेते हैं ऐसे। सो नाउ पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू एंड एस आर। पी क्यू एंड एस आर, पी क्यू एंड एस आर, इसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है ये। हालांकि हाइट तो इक्वल ही रहेगा, तो ये हाइट आपको निकालना है एक्चुअली, ना। मान लो यहाँ पे m हो गया, ये पॉइंट, ये n हो गया, तो एस एम का लेंथ निकाल सकते हैं या आर एन का लेंथ निकाल सकते हैं, ये आपको निकालना है कितना होगा, है ना। शॉर्टेस्ट मतलब वर्टिकल डिस्टेंस। तो मुझे लगता है दो तरह से एरिया निकालो, इक्वेट कर दो, जो हम बचपन में करते थे स्कूल में, कि एक तरीके से टोटल एरिया निकाल लो एक पार्ट में करके, फिर दोनों को इक्वेट कर दो, तो वहाँ से आपको हाइट मिल जाएगी। एक डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, डायरेक्ट फार्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, यही ना एरिया का फार्मूला होता है एक तरीके से आप। और आप एक दूसरे तरीके से निकालिए, जैसे ये 6 है तो ये भी 6 होगा, क्योंकि ये तो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया हमने, तो ये 6 है, तो ये दोनों मिला के 4 होगा। और इक्वल ज़रूरी नहीं है ना, तो ये अगर 6 5 11 ना, तो अगर ये मान लो कुछ ऐसा है, जो भी आप लेंगे x लेंगे, तो ये 5 माइनस एक्स होगा, है ना। तो इस तरह से वैसा है, हाइट तो दोनों का इक्वल ही है, जैसे मान लो ये हाइट y है, लेट से ये y, तो ये भी y ही होगा, इस तरह से। तो आप टू डिफरेंट वे में एरिया निकाल के इक्वेट कर दीजिए, तो एक्स वाई की वैल्यू नहीं, अच्छा 2 वेरिएबल ले लिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, और उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। कर पाएंगे, देखिए करके, ट्राई करके। पाइथागोरस थ्योरम लगा के y की वैल्यू निकाल देंगे, तो वहाँ जी से x की वैल्यू हाँ, ये भी सही है। सो पाइथागोरस लगा के आप यहाँ से निकाल सकते हैं, है ना। ये 3 है, ये x है, तो ये आपका आ जाएगा रूट अंडर कितना, हाइपोटेनस x है, सो 9 माइनस एक्स स्क्वायर, यही ना। और इस तरीके से जब आप y निकालेंगे, इस तरीके से आप y निकालेंगे, तो यहाँ आएगा रूट अंडर, यहाँ हाइपोटेन्यूस आपका 4 है, तो 16 माइनस 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यही ना। और दोनों y को इक्वेट कर देंगे तो शायद x आ जाएगा, और y ही निकालना है मुझे, तो x आ जाएगा, तो y आ जाएगा। क्वेश्चन इज व्हाट इज y, तो हमें y ही फाइंड करना है इस क्वेश्चन में एक्चुअली। सो आप क्या कीजिए, दोनों y को इक्वेट कीजिए, फिर देखिए क्या x निकलता है, और अगर x निकल जाता है तो y निकल गया, तो ये एक तरीका हो सकता है ना। वही सोचना पड़ेगा, ये स्कूल डेज का मैथमेटिक्स है जो हम लोग पढ़ते थे 11 12 तक, 10th क्लास तक जो पढ़े सर हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री से नहीं कर सकते अपन? ट्रिग्नोमेट्री से भी कर सकते हैं, कैसे करेंगे बताइए। अपने पास जैसे परपेंडिकुलर साइन 90 ओके, परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनियस एक्स सपोज कर लें, ठीक है, तो है ना, मतलब सिर्फ यही वाला ट्रायंगल देख रहे हैं अपन, पीएसएम। ठीक है, पीएसएम, हाँ। ट्राई करके, वही कह रहा हूँ, ट्राई करके देखिए, बहुत सारे अप्रोच हो सकता है, जैसे अभी इस तरीके से हुआ, एक एरिया से भी होगा, ट्रायंगल उससे ट्रिग्नोमेट्री लगा रहे हैं उससे भी हो सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं एक क्वेश्चन एक तरीके से होगा, एक क्वेश्चन 50 तरीके से होगा, लेकिन आपको ट्राई करने की जरूरत है। देखिए कौन सा तरीका वर्क करता है, नहीं तो फिर कल डिस्कस करते हैं आगे, पहले आप ट्राई करके आइए, फिर देखते हैं। x की वैल्यू 1.8 आ रहा है। अच्छा आ गया, तो x की वैल्यू अगर 1.8 आ गया, तो इसका मतलब है कि आपको y चाहिए था एक्चुअली, है ना। x तो हमने वो लिया था ना, हमें तो हाइट चाहिए y, तो y एक तरीके से आया था कितना, 9 माइनस एक्स स्क्वायर। यस सर। तो इसको निकालिए जरा, कितना आता है कैलकुलेटर से, अगर ये, अगर ये तीन सही सौ है छप्पन हो जाएगा। ना, उस तरीके से कुछ आ जाएगा फिर।
ठीक है ना, करके देखना आप, फिर आगे बढ़ते हैं, मैं देख लेना क्या आता है। तो फोर्थ जो है 2.5 आया। हाँ 500 5.76 आ रहा रूट में। अच्छा 5.76, मतलब ये सही आंसर आपको आ रहा है, डी आ रहा है ना, बाकी लोग देख लीजिए, ठीक है। 2.4 रूट ओवर है ना। अच्छा उसका रूट ना, तो ये बी आ रहा है, बॉम्बे है ना। तो हम्म, ठीक है जी, तो 3 का आंसर बी है, वो सिंपल पाइथागोरस लगाया तो उससे इनके जिन्होंने कहा उस तरीके से किया हमने, ठीक है। फोर्थ जो है कि द फिगर शोज अ ग्रिड फॉर्म्ड बाय अ कलेक्शन ऑफ यूनिट स्क्वायर्स, द इन सॉरी अनशेडेड यूनिट स्क्वायर इन द ग्रिड रिप्रेजेंट्स अ होल। तो आपको बोल रहा है कि है ना, यहाँ शेडेड है, कितना है, 1 2 3 4, 4x4 का है, राइट। सो 4x4 का आपके पास एक ग्रिड है, एंड what is the maximum number of squares without a hole in the interior that can be formed within the 4x4 grid using the unit squares as building blocks? ओके पहले तो क्वेश्चन समझिए क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है ना। एक ग्रिड बनाया जा रहा है, यहाँ कितने हैं, 1 2 3 है ना, 4, 4x4 का है ना, तो 16 यहाँ पे बॉक्स होंगे, लेकिन एक इसमें जो लिख रखा है वो है ना जो अनशेडेड है। So what is the maximum number of squares without a hole in the interior? So that can be formed within the 4x4 grid using the unit squares as building blocks. समझिए क्या कहना चाह रहा है। कितने स्क्वायर बना सकते हैं इसमें, अच्छा अच्छा, तो ये जो आपको दिख रहा है ना, इसमें आप कितने स्क्वायर बना सकते हैं जिसमें आपको ये होल कंसीडर नहीं करना है, विदाउट होल, है ना। मतलब ये जो हमारे पास है, तो ये जो व्हाइट रीजन आपको दिख रहा है उसको यूज नहीं करना है, बिना व्हाइट रीजन यूज किए कितने स्क्वायर बना सकते हैं, ऐसा कहना चाह रहा है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्क्वायर्स विदाउट दिस व्हाइट, ये जो व्हाइट पोर्शन है इसको यूज किए, दैट कैन बी फॉर्म्ड विद इन दिस। जैसे एग्जाम्पल के लिए वैसे देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो सिंगल सिंगल हमने अगर यूनिट स्क्वायर यूज किया तो 15, तो ये हो गया 15 हो गया ना। फिर अगर आएगा तो एक देखिए 16 17, ठीक 18, यहाँ तक ओके है, स्क्वायर बनाना है आपको। अब बताइए और क्या कर सकते हैं, बीच से 19, इस साइड से भी ऐसे ही। नहीं ये व्हाइट यूज नहीं करना है, नहीं इस साइड नीचे वाला। अच्छा हाँ यहाँ से 20, यही ना। यस सर। अब कुछ और पॉसिबिलिटी है देखिए, तो यही 20 पॉसिबिलिटीज हैं, मतलब आपको कितने स्क्वायर बना सकते थे आप लोग। तो 15 तो सिंगल जो हमने यूनिट स्क्वायर यूज किए 15 वो बन गए। अब 4 यूनिट स्क्वायर एक साथ यूज करेंगे, तो 4 यूनिट स्क्वायर एक साथ यूज करेंगे तो पॉसिबिलिटी 1, फिर बीच में 2, इधर 3, इधर 4, इधर 5, तो 15 + 5, तो मतलब या तो सिंगल यूनिट स्क्वायर यूज करेंगे या 4 यूनिट स्क्वायर एट द सेम टाइम यूज करेंगे। स्क्वायर बनाना है इसीलिए, रेक्टेंगल नहीं। तो इसका मतलब है कि 20 आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का, ठीक है देख लीजिए। सो तो 20 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये आपको फिगर दिख रहा है, सो यहाँ पे
सर Q&S। हाँ तो नेक्स्ट जो हमारे पास है, सिक्स्थ क्वेश्चन, ये कह रहा है, ये भी ऐसे रीड करना है लेकिन आपको वो मुझे लगता है अलाइन करना है, कुछ ऐसा देखते हैं। सो मॉस्किटोज पोज अ threat to human health. Controlling mosquitoes using chemical may have undesired consequences. In Florida, authorities have used genetically modified mosquitoes to control the overall mosquito population. It remains to be seen if this novel approach has unforeseen consequences. So, which one of the following is correct logical inference based on information in the above passage? तो आपको पैसेज ठीक से पढ़ना है, समझना है, फिर आपको बताना है कि इस पैसेज के अकॉर्डिंग, है ना, कोई अपने तरफ से एजम्पशन नहीं लेना है, जो पैसेज कह रहा है उसके अकॉर्डिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट लॉजिकल इन्फेरेंस, क्या लॉजिकल आउटपुट आपको समझ आता है ना, कंक्लूजन समझ आता है बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन इन एबव पैसेज। पढ़ लिया आपने? फिर ये 4 ऑप्शंस होंगे। Option D is not visible, sir. जी जी जी, दिखाता हूँ, है ना, यहाँ तक ठीक है, पढ़ लिया? तो ये आपके पास अब चारों ऑप्शन दिख रहे होंगे। है ना, एप्टीट्यूड नेट में भी आता है, गेट में भी आता है। नेट में आई थिंक 30 मार्क्स के आते हैं, तो 15 क्वेश्चन 2 मार्क्स के अटेम्प्ट करने होते हैं। Option D, sir. ठीक है ना, तो सब लोग देख लीजिए। और हाँ, सो समझ आ रही है, सिंपल यहाँ लिखा हुआ है कि नोबल अप्रोच हैज़ अनफोर्सिन कंसिक्वेंसेस, पता नहीं है, तो डी होना चाहिए ना, जैसे आप कह रहे हैं, देख लीजिए। बाकी आप चारों ऑप्शन पढ़िए और आपको समझ आ जाएगा क्या होना चाहिए। ये सर डी ही सबसे ज्यादा सिमिलर है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, ये भी तो बच्चों वाला सवाल है ना, जो हम लोग लोअर क्लास में करते थे, कि कंसिडर द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज, 2x minus 1 more than 7, 2x minus 9 less than 1, which one of the following expressions below satisfy the above two inequalities? सॉल्व कर लेंगे, देखिए बताइए, इजी है, करके देखिए, हो जाएगा, है ना। यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा x मोर देन 8/2 4, और यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो x लेस देन 9 to 10/2 5, ऐसा कुछ है। सो नाउ होगा क्या, 4 5, तो एक कह रहा है 4 से ज़्यादा है, एक कह रहा है 5 से कम है, तो इंटरसेक्शन क्या है, ये वाला रीजन, है ना, आपको समझ आ रहा होगा। सो दोनों का कॉमन क्या है, कॉमन है 4 से So ज़्यादा C 5, option. ठीक है ना। तो ये ओके है सब लोगों के लिए, देख लीजिए। ठीक है ना, इंटरसेक्शन लेना है, ये एंड है, यस सर। ठीक है, हाँ।
तो ये कह रहा है आपसे कि 4 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं 0 1 0 -3 -2 -1 S 2 -1 रिप्रेजेंट द वर्टिसेस ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल व्हाट इज द एरिया एनक्लोज्ड बाय द क्वाड्रिल। जैसे आप ग्राफ बनाइए और इजीली आ जाएगा आंसर, है ना। आप ग्राफ बना के देखिए, मतलब जैसे 2 by 2 का आप ये बना लीजिए, मतलब प्लेन बना लीजिए XY प्लेन, एंड नाउ जस्ट पॉइंट लोकेट करके ज्वाइन कर दीजिए, फिर आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए मैं मान लो तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है सर, -1 -2 -3 ऐसा है ना। सो पॉइंट क्या है 0 1 x0 y1, तो एक तो ये पॉइंट है, एंड 0 -3 x0 y -3 ये पॉइंट है, फिर -2 -1 x -2 y -1, सो इस तरह से कुछ होगा, है ना। एंड देन x2 y -1, x2 है y -1 है, तो ये है। तो इसको आप यहाँ से ज्वाइन करेंगे, इसको यहाँ से, इसको यहाँ से, इसको यहाँ से, सो इट सिम्स स्क्वायर है जी, देख लो। क्योंकि ये जो लाइन है ना ये पैरेलल है इसके, और ये लाइन इसके है, ये वर्टिकली इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो क्या आप लोग एरिया निकाल पाएंगे? निकाल लीजिए, है ना। दिस पॉइंट वाज 2 -1, दिस वाज x -2 y -1, है ना। एंड ये है आपका 0 1 और ये है 0 -3, और वैसे भी है ना तो अगर आपसे पूछे ये लेंथ कितना है, तो ये तो 2 है। ये लेंथ कितना है, तो ये -1 से लेके 1 तक है, ये भी 2 है, तो 2 2, तो ये लेंथ कितना हो गया, इसको क्या बोलते हैं, साइड ऑफ द स्क्वायर। सर ये रोम्बस बन गया फिर तो। हाँ बताइए, तो कितना आया इसका रोम्बस का लेंथ। एरिया तो बेस इनटू हाइट होती है। तो उसके लिए आपको साइड निकालना है, ये तो डायगनल्स निकाल रहे हैं हम लोग। अभी जो ये ना डायगनल्स का लेंथ 4 है, ये भी 4 है, डायगनल्स 4 हैं इसके। तो ये कितना, ये 2 ये 2, तो ये पाइथागोरस लगा लीजिए, तो ये आ जाएगा रूट अंडर दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर का रूट, तो 4 + 4 2√2, यही है जी 8। सो 2√2 इसका ऐसे ही 2√2 2√2 2√2 ही आएगा सब, क्योंकि स्क्वायर दिख रहा है मुझे तो ऐसे। अच्छा रोम्बस, एक रोम्बस के लिए ना ये एरिया 90 होना चाहिए, मतलब एरिया उसके लिए 90 होना चाहिए ना, तो 90 देखना पड़ेगा 90 है कि नहीं है। लग तो ऐसे रहा है, देख लीजिए, है ना, इक्वल डिस्टेंस पे है ना, तो इक्वल एंगल होगा। आपके हिसाब से क्या आंसर आ रहा है देख लीजिए बाकी लोग। तो एरिया शुड बी व्हाट, स्क्वायर ऑफ दिस, मतलब 8, ऐसे 8 आ रहा है क्या, देखिए आप लोग, या कुछ और होगा। यस सर 80 होगा। ठीक है ना। बाकी लोग देखिए कुछ और लग रहा है तो बताइए। मैंने प्लॉट कर दिया है, आपको इसका एरिया निकालना है जो आपको क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है ना, क्योंकि चारों साइड इक्वल है इसका। और अगर आप ऐसे देखेंगे तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ठीक है ना, ये 90 है 90, तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल ही होगा। अच्छा अगर मैं इसको शिफ्ट करता 1 यूनिट अप तो क्या होगा, वैसे ही होगा। यस सर 8 ही। ठीक है ना, बाकी लोग देख लीजिए अगर कुछ है तो बताइए। तो आप ट्रायंगल, एक ट्रायंगल का एरिया निकाल के भी 4 टाइम कर सकते हैं। ट्रायंगल का एरिया कितना है, इस ट्रायंगल का एरिया अगर देखें तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 2 2, ठीक है ना। 2 क्यों, 0 से लेके 2 तक, ये 2 क्यों, -1 से 1 तक, तो ये हो गया यहाँ से 2 आ गया। एक ट्रायंगल का एरिया 2 है, तो 4 ट्रायंगल है, तो 4 दूने 8, तो 8 हो जाएगा। ठीक है, 9th जो आपसे कह रहा है, पहले आप ये पढ़ लीजिए स्टेटमेंट्स कि इन अ क्लास ऑफ 5 स्टूडेंट PQRST
ओनली वन स्टूडेंट इज नोन टू हैव कॉपीड इन द एग्जाम. 5 स्टूडेंट है, सिर्फ एक ने चीटिंग किया है. ओनली वन इज नोन टू हैव कॉपीड इन द एग्जाम. The disciplinary committee has investigated the situation and recorded the statement from the students as given below. 5 स्टूडेंट ने एग्जाम दिया और ये नोन है किसी एक ने ही चीटिंग किया है. तो P कह रहा है कि R ने कॉपी किया है, Q कह रहा है S ने कॉपी किया है, R कह रहा है कि P ने कॉपी नहीं किया है, और S कह रहा है कि ओनली वन ऑफ अस इज टेलिंग द ट्रूथ. ओके, है ना. इसका रहा सिर्फ एक हम में से कोई एक ही सच बोल रहा है. और टी कह रहा है आर इज टेलिंग द ट्रूथ. तो द इन्वेस्टिगेटिंग टीम हैड ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन दैट एस नेवर लाइज. तो ये आपको ट्रूथ स्टेटमेंट बता रखा है कि एस झूठ नहीं बोलता है. अच्छा, तो इसने क्या बोला था? ओनली वन ऑफ एस टेलिंग द ट्रूथ. तो ये कोई एक ही सच बोल रहा है ना. तो सिर्फ यही तो सच बोल रहा है, मतलब बाकी सब झूठ बोल रहा है. क्योंकि ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन क्या है? एस नेवर लाइज. तो एस सच बोल रहा है और ये खुद कह रहा है कि सिर्फ एक ही हम में से सच बोल रहा है. इसका मतलब यही है जो सच बोल रहा है, तो बाकी सब फॉल्स स्टेटमेंट है. अब कंक्लूजन निकाल लो आप. इसने कहा ना एस नेवर लाइज, तो ये बोला कि सिर्फ एक ही हम में से सच बोल रहा है और वो खुद है वो, तो बाकी सब झूठ बोल रहा है. अब कंक्लूजन निकालो आप. P, Q, R, S, T. So based on evidence given below, the person who has copied his exam is. तो जैसे R कॉपी किया एग्जाम में, झूठ बोल रहा है, तो R ने तो नहीं किया, आउट हो गया. S ने कॉपी किया एग्जाम में, तो S तो आउट हो गया क्योंकि झूठ बोल रहा है. P डिड नॉट कॉपी, मतलब P ने कॉपी किया है. R इज टेलिंग द ट्रूथ. ओ, तो ये फॉल्स है, मतलब R इज टेलिंग फॉल्स, मतलब P ने कॉपी किया इसका मतलब, है ना. तो R टेलिंग फॉल्स, और वो फॉल्स हम जानते हैं डिड नॉट. P ने चीटिंग किया है इसका मतलब. देख लीजिए. यस सर, है ना, यही लग रहा है. क्योंकि इसने डिड नॉट कॉपी और ये बोल रहा है आल टेलिंग द ट्रूथ, क्योंकि ये भी झूठ ही बोल रहा है ना, क्योंकि जो बोल रहा है वो फॉल्स स्टेटमेंट है. इसका मतलब उल्टा करोगे तो आर इज टेलिंग फॉल्स, हाँ सर, वही. तो वही हो जाएगा. ठीक है ना. तो इसका मतलब P ने चीटिंग किया है. बाकी लोग देख लीजिए अपने हिसाब से, आपको अपने लॉजिक लगाइए. क्योंकि एग्जाम में अटेम्प्ट अगर आप करोगे ना एप्टीट्यूड, तो इजिली 10+ मार्क्स के आप स्कोर कर पाओगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें वो चाहिए नहीं. मतलब एक्सपर्टीज नहीं चाहिए, है ना. जनरल अवेयरनेस, जनरल इन्फॉर्मेशन पे रहता है. टेंथ क्वेश्चन देखिए. ये लास्ट क्वेश्चन एप्टीट्यूड का है ना. तो कंसिडर द फॉलोइंग स्क्वायर विद द 4 कॉर्नर्स एंड, ठीक है, कह रहा है कंसिडर फॉलोइंग स्क्वायर विद द 4 कॉर्नर्स, ठीक है, एंड द कॉर्नर मार्क्ड एज PQRST रेस्पेक्टिवली. PQRST, सॉरी सेंटर नॉट कॉर्नर, 4 कॉर्नर्स है ना, एंड द सेंटर. तो कॉर्नर है PQRS और सेंटर है T. ठीक है. XYZ रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑपरेशंस. X का मतलब रोटेशन करो स्क्वायर का 180 डिग्री से विथ रेस्पेक्ट टू SQ. SQ को
फिक्स करके 180 से घुमा दो, है ना। तो मतलब टी आर इंटरचेंज होगा, राइट। 180 से घुमाओगे तो एस क्यू को फिक्स करके तो पी आर इंटरचेंज हो जाएगा, ठीक है। तो वाई का मतलब रोटेशन ऑफ स्क्वायर बाई 180 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू पी आर एक्सिस। पी आर को फिक्स करके 180 से घुमा दो तो एस क्यू इंटरचेंज हो जाएगा। जेड क्या है, रोटेशन ऑफ स्क्वायर 90 डिग्री क्लॉकवाइज विथ रिस्पेक्ट टू द एक्सिस परपेंडिकुलर एंड गोइंग इनटू स्क्रीन पासिंग थ्रू टी। तो मतलब ये जो है ना, ये मतलब वर्टिकल जैसे मेरा पेन है, तो इसके रिस्पेक्ट में 90 से घुमाने हैं, ऐसा। रोटेशन ऑफ स्क्वायर बाई 90 डिग्री क्लॉकवाइज विथ रिस्पेक्ट टू द एक्सिस परपेंडिकुलर एंड गोइंग टू स्क्रीन, ठीक है ना, पासिंग थ्रू द पॉइंट टी, ठीक है। तो एक एक राइट चला जाएगा, ठीक है। जेड का मतलब ये हुआ। तो 3 ऑपरेशन है। तो आपसे पूछ रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग 3 डिस्टिंक्ट सीक्वेंसेस ऑफ ऑपरेशंस, लेफ्ट टू राइट अप्लाई करना है, अप्लाइड इन द लेफ्ट टू राइट ऑर्डर, पहले लेफ्ट वाला फिर ऐसे कर करके अप्लाई करना है। तो पूछ क्या रहा है, सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एज पर द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड एबव। तो आपको ये ऑपरेशंस लगाने, एक्स वाई जेड जेड, एक्स वाई जेड 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 जेड, है ना। तो 4 बार जेड लगाना है यहाँ पे, पहले एक्स फिर वाई लगाने हैं, फिर एक्स वाई फिर जेड जेड लगाने हैं। इस तरह से एक्सप्लेन कर रखा है एक्स वाई जेड क्या है। तो पूछ कर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एज पर द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड एबव। तो सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन 1 and 2 आर इक्विवेलेंट, 1 3 इक्विवेलेंट, 2 3 इक्विवेलेंट, 1 2 3 आर इक्विवेलेंट, ओके। तो पूछ रहा है कि 1 2 3 में से कौन सा इक्विवेलेंट है, सेम रहेगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ये है कि कौन सा इक्विवेलेंट है, ये बताना है आपको। बता पाएंगे, बताइए। सो होगा क्या, देखिए ध्यान से। जैसे एक्स कर क्या रहा था, जो हमारे पास स्क्वायर है ना, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस टी, यही है ना। तो एक्स जब ऑपरेट करते हैं तो होगा क्या, जब एक्स आप ऑपरेट करेंगे तो ये क्या चेंज होगा। इसने एक्स कहा था कि स्क्वायर को डेड को बेस है तो एस क्यू, तो एस क्यू को फिक्स रखो, तो यहाँ आर आ जाएगा, यहाँ पी आ जाएगा, एस ऐसे ही, क्यू ऐसे ही, टी ऐसे ही, ये ऑपरेशन होगा, है ना। ये एक्स का मतलब है। सिमिलरली वाई जेड आपको समझ आ रहा होगा। जैसे ये अगर स्क्वायर है और अगर आप वाई लगाएंगे तो क्या चेंज आएगा। तो जैसे अगर है पी क्यू आर एस और इधर है टी, तो वाई अगर लगाएंगे तो क्या होगा। तो वाई अगर लगाएंगे तो, है ना, स्क्वायर बाई 180 विथ रिस्पेक्ट टू पी आर से, तो यहाँ क्यू यहाँ एस आ जाएगा, है ना। बाकी तो ऐसे ही रहेगा। एंड जेड लगाएंगे तो 90 से रोटेट कर रहा है, तो जेड में क्या हो रहा है कि पी क्यू आर एस, यहाँ है टी, इसको अगर आप जेड ऑपरेट करेंगे तो ये कन्वर्ट होगा, अब वर्टिकल, है ना, टी यहीं पे है, टी के अराउंड 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, तो पी क्यू आर एस ऐसा हो जाएगा, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दिया। सो पी स्विफ्ट क्यू पे आ गया, क्यू आर पे चला गया, एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये आपके पास पी क्यू आर मैंने लिख दिया, मतलब एक्स वाई जेड ऑपरेशन लिख दिया। अब आपको ये अप्लाई करना है, एक बार एक्स फिर उसी पे जो आया, फिर वाई फिर जो आया उस पे जेड, फिर आया उस पे। ये वैसा है जैसे मैथ में हम लोग कॉम्पोजिशन पढ़ते हैं ना, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस, उस टाइप का कुछ है। तो ऑपरेट करना है आपको। तो ये एक ऑपरेशन है जो हमने किया, ये डोमेन है, इसका इमेज ले रहे हैं जेड में, ये बना। तो जैसे जेड 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 सोचिए क्या होगा, मैं चलो जेड जेड की बात करता हूँ। तो एक बार जेड लगाया, दूसरी बार लगाएंगे क्या होगा, तो जब एक बार लगाया तो पी क्यू पे आया, दूसरी बार में पी यहाँ आ जाएगा, तीसरी बार में यहाँ, चौथी बार में वापस अपने पोजीशन पे आ जाएगा, है ना। 1 ऑपरेशन 2 3 4, तो मतलब 4 बार जेड लगाने का मतलब है उस स्क्वायर को खुद पे मैप करना, यही मतलब है ना। देखिए जेड 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 का मतलब कि खुद पे मैप हो जाएगा, वापस वही आ जाएगा जो शुरू में है। तो ये आइडेंटिटी फंक्शन टाइप का है कि
वो स्क्वायर को वापस खुद ही बना देगा। तो जेड 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 लगाने का मतलब है खुद पे ले आना। ओके, अब एक्स वाई लगाने का क्या मतलब है, पहले एक्स फिर वाई। सो एक्स फिर वाई, एक्स लगाने का मतलब है कि पी आर को इंटरचेंज करना, और वाई लगाने का मतलब है ना, पी आर इंटरचेंज करना, और इसका मतलब है इसको इंटरचेंज करना, दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे। तो एक्स वाई जब आप लगाएंगे तो ऐसा कुछ होगा, जैसे ये है मेरे पास अभी एग्जांपल के लिए, है ना। तो पी क्यू कहाँ था, पी क्यू आर एस ना, आर एस, इस पे आप लगाओ एक्स वाई, पहले एक्स फिर वाई। तो एक्स लगाओगे तो एक्स तो लगा ही रखा है मैंने, है ना। आरपी हो जाएगा ना। तो क्या होगा ये पी आर, तो ये स्क्वायर ही बनेगा, मैं एक्स वाई की बात कर रहा हूँ। तो ये पी, ये आर, ये एस, ये क्यू, ये रहेगा, टी तो वहीं रहेगा। सो पी क्यू आर एस, ये एक्स वाई का ऑपरेशन हो गया। तो ये पहला तीसरा इक्विवेलेंट तो नहीं दिख रहा है ना, जेड जेड में था खुद ही वो बन जाएगा, जो शुरू में था वही आ जाएगा, शुरू वाला तो नहीं आया। तो इसका मतलब 1 और 3 इक्विवेलेंट तो नहीं है ना, ये है। अब 2 का देख लो आप, ओ सॉरी अभी मैंने 2 लगाया था ना, नॉट 2 एंड 3 इक्विवेलेंट नहीं है, सॉरी। सो मतलब ये अभी दिखाया मैंने कि 2 वाला जो है इक्विवेलेंट नहीं है 3 के, ठीक है। 2 अभी लगाया ना मैंने, 1 लगा के देखिए क्या आता है। तो 1 में क्या होगा, एक्स वाई लगाया, अब जेड जेड लगाओ। तो जेड लगाने का मतलब है एक एक राइट शिफ्ट करना, देखो। तो पी अभी यहाँ पे है, क्यू पे आएगा एक जेड लगाने पे, दूसरा लगाने पे यहाँ आ जाएगा वापस पी पे, क्यू यहाँ पी क्यू आर है, अच्छा तो आइडेंटिकल हो जाएगा। ओके, तो ये और ये सेम है 1 3, मतलब एक्स वाई जेड जेड ऑपरेट करोगे तो वापस जो इनिशियल स्क्वायर है वही बन जाना है, और जेड 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 में भी, तो मतलब 1 और 3 जो है इक्विवेलेंट है। सो 1 इक्विवेलेंट है 3 के, ठीक है, ये कंक्लूजन आया मेरा। ठीक है जी, आप लोग देख लीजिए अप्लाई करके। तो यहाँ एक्स वाई तो लगा ही रखा है, मैं कह रहा हूँ अब एक्स वाई जेड जेड लगा दो 2 बार। तो जेड लगाने से क्या हो रहा है कि 90 डिग्री से रोटेट, पी अभी यहाँ है, एक जेड लगाएंगे यहाँ जाएगा, दूसरा जेड पे यहाँ आ जाएगा, फिर क्यू ऐसे ही उधर चला जाएगा, पी क्यू आर एस है, ये 90 90 2 बार रोटेट होगा, तो उस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो सर जेड वाला पर्सन जो लगाया वो एक बार बोल दीजिए ना। हाँ, जेड में ये है, जेड जो ऑपरेशन है, आप फिर से समझिए, जेड कह रहा है ये स्क्वायर है आपके पास, लेट से पी क्यू आर एस, यहाँ टी, ये देखिए मेरा अभी पेन जहाँ रखा हुआ है ना, इसके रिस्पेक्ट में 90 डिग्री से रोटेट करना है आपको, इसके रिस्पेक्ट में 90 से रोटेट करना, ढंग से पढ़िए। तो उसका मतलब ये हो गया कि जब आप जेड लगाएंगे ना तो 90 डिग्री से रोटेट करना है इसको। तो 90 घुमाएंगे तो क्या होगा, ये कितना एंगल है, 90 है ना, ये बीच में स्क्वायर है ये। तो P कहाँ पे आएगा, जब 90 से इसको रोटेट करेंगे ऐसे ही, तो P कहाँ जाएगा, आप खुद देखो, ये 90 90 चारों भाई, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। तो जब 90 से रोटेट करोगे P यहाँ आएगा, ठीक है, ये P जो यहाँ है वो यहाँ आएगा, फिर Q आगे चला जाएगा, तो यहाँ पे R इधर आ जाएगा, T इधर, P Q R S, S इधर आ जाएगा, ये है T तो अपने जगह पर रहेगा। ये वैसे ही जैसे घुमाने 90 डिग्री घुमा रहे, जैसे आप वो नॉट बोल्ट घुसाते ना उसे, उस टाइप से, तो उस 90 डिग्री से इसको रोटेट कर रहे हैं जैसे हम 90 से। सर जी ओके ओके। सर वो जो एक्स वाला जो इंस्ट्रक्शन है ना, जी जी जी, उसमें रोटेटिंग इट 180 डिग्री, तो वो क्लॉकवाइज करेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज करेंगे? कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, आई डोंट जैसे थिंक फर्क पड़ेगा उससे। हाँ फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा नहीं सर। पड़ेगा ना, हाँ पी क्यू आर एस, क्योंकि 180 है ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको ये कह रहा है कि पी आर को फिक्स रखिए आप, सो यू फिक्स दिस, अब इसको फिक्स रखना है, यू रोटेट इट, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, घुमाएंगे 180 किधर से भी तो क्यू यहाँ आएगा, एस वहाँ जाएगा। तो जब आप एक्स लगाएंगे ना तो आपका वैसा हो जाएगा, तो इसको फिक्स रखना है, तो ये इंटर एस इधर आएगा, क्यू इधर आएगा, पी आर फिक्स है, ये कह रहा है। अच्छा वाई लगा दिया मैंने ऑपरेशन, ये वाई लगा दिया, तो ये वाई लगाया मैंने, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्स में क्या हो रहा है, एक्स में बस वैसे ही उसके साथ हो रहा है, एस क्यू को फिक्स रखना है, एस
तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, कोई भी रोटेट करेंगे। वो एक पेज लेके आप देख भी सकते हैं, एक पेज फाड़िए और उसको खुद एक्सपेरिमेंट करके देखिए, आपको समझ आएगा। तो उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी तरीके से करेंगे तो। चलिए, तो यहाँ तक पहला जो है ना 1 to 5 1 मार्क्स का एप्टीट्यूड का क्वेश्चन सर था जी। एक एप्टीट्यूड का क्वेश्चन और था, मुझे मतलब डाउट था, उसमें प्रोबेबिलिटी पूछी थी। इसमें तो नहीं है? तो सर हाँ, नहीं, इसमें नहीं है, मैं आपको व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर रहा हूँ, वो अच्छा क्वेश्चन है, मतलब किस आप ईयर का क्लास है? में करवा सकते। नहीं वो इसका नहीं, आप एक बार चेक कर तो लीजिए। अभी अब 11 से 12 डाउट क्लास होगी, अभी उसमें आप पूछिए, है ना। 11 से 12 डेली डाउट क्लास होती है, तो उसमें आप जनरल कोई भी क्वेश्चन पूछ, क्योंकि हर क्लास का एक एजेंडा है। तो इस क्लास का अभी 2022 का पेपर डिस्कस कर रहे हैं, यही बस डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। जनरल कोई भी आपको डाउट है, 11 से 12 डाउट क्लास होगी अभी, उसमें आप पूछिए इस क्लास के जस्ट बाद, ठीक है। तो उसमें डिस्कस करते हैं इस क्लास के जस्ट बाद। तो यहाँ पे क्या ना, अभी जो 1 to 5 था वो 1 मार्क्स का एप्टीट्यूड क्वेश्चन था, और 6 to 10 2 मार्क्स का एप्टीट्यूड क्वेश्चन था। टोटल 10 क्वेश्चन 15 मार्क्स के ईच पेपर में गेट में आते हैं, है ना। नेट वाले जो लोग हैं उनमें भी, नेट में भी जो 20 में से 15 क्वेश्चन करने होते हैं, ईच 2 मार्क्स का होता है, 30 मार्क्स का एप्टीट्यूड आता है नेट में भी। तो अभी इसको आगे डिस्कस करते हैं। तो आगे जो 11 to 35 है वो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो ये MCQ होगा, आई थिंक सिंगल करेक्ट वाला। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं 11 से। तो 11th इज सेइंग कि M कोई 2x2 की रियल मैट्रिक्स है, ठीक है, और आपसे पूछ रहा है कि बता रखा है ना I प्लस M का जो इनवर्स है वो I माइनस अल्फा M के इक्वल है, जहाँ अल्फा कोई नॉन जीरो रियल नंबर है I। तो इफ द ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स M इज 3 देन वैल्यू ऑफ अल्फा इज। सो मैट्रिक्स M का ट्रेस 3 है और ये 2x2 की मैट्रिक्स है, तो बताओ अल्फा की वैल्यू क्या है। तो क्या करेंगे, इनवर्स का डेफिनेशन लगाते हैं। तो आप सब लोग जानते होंगे कि A इनवर्स इज इक्वल टू बी, ये सब 11 12 इफ एंड ओनली ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई, है ना, ये डेफिनेशन है कि A इनवर्स B होगा, तो यही लगाते हैं यहाँ पे। तो क्या आएगी, I प्लस एम इंटू आई माइनस अल्फा एम इज आई, ये आ जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन। सॉल्व कर लीजिए, आई को आई से मल्टीप्लाई करेंगे, आई माइनस अल्फा एम प्लस एम माइनस अल्फा एम स्क्वायर इज आई। आई आई कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली जो बचेगा आपके पास उधर भेज देते हैं। तो अल्फा एम स्क्वायर, इसमें एम कॉमन ले लीजिए, तो ये सब उधर जा रहा है, मैं राइट में भेज रहा हूँ सबको, है ना, लेफ्ट वाले सारे टर्म को राइट में शिफ्ट कर रहा हूँ। तो आई आई कैंसिल हो गया, और यहाँ से माइनस एम प्लस अल्फा होगा, तो यहाँ से आ जाएगा अल्फा माइनस 1 M इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। यहाँ तक ये आपको मिलेगा, ठीक है। नाउ अल्फा कोई नॉन जीरो रियल नंबर है, ने बता रखा है अल्फा नॉन जीरो है, तो नॉन जीरो बोल के फ़ायदा क्या हुआ, अल्फा से डिवाइड कर सकते हैं हम। तो यहाँ से कुछ ऐसा आ जाएगा कि एम स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 1 अपॉन अल्फा, मैंने अल्फा से डिवाइड कर दिया, इज इक्वल टू 0। तो ये एक इक्वेशन आ गई, 2x2 की मैट्रिक्स है और ये एक इक्वेशन है। तो कैली हैमिल्टन थ्योरम क्या कहता है कि एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, क्योंकि ये 2x2 की मैट्रिक्स है, सो इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेकेंड ऑर्डर का ही आएगा। तो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आ गई, एक्स स्क्वायर या लैम्डा स्क्वायर में लिखा, लैम्डा से लिख लीजिए। तो लैम्डा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 1 अपॉन अल्फा इंटू लैम्डा इज 0, ये है। अच्छा दिख रहा है, ये दिख नहीं रहा होगा ना, तो यहाँ से कर लीजिए, है ना। मैं कह रहा हूँ इसका जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, यहाँ से लिख रहा हूँ मैं, लैम्डा स्क्वायर प्लस में अल्फा माइनस 1 अपॉन अल्फा इंटू लैम्डा इज 0। अब मुझे बताइए इस इक्वेशन को सॉल्व करके लैम्डा की 2 वैल्यूज आएंगी, वो क्या क्या आएंगी, एक तो 0 आना है, क्वाड्रेटिक है, और एक आएगी 1 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा। एग्री करते हैं आप लोग, तो ये दोनों इसका रूट है। और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का रूट क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू, जिसको आप आइगन वैल्यू भी बोलते हैं। तो इस मैट्रिक्स के पास 2 आइगन वैल्यूज होंगी, क्योंकि 2x2 का है, और वो मुझे पता चल गया क्या क्या है, एक 0 है, एक ये नंबर है। और हमें अलग से बता रखा है इन्होंने कि ट्रेस जो है मैट्रिक्स का वो 3 है, और ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ आइगन वैल्यू। तो कहने का मतलब हमें बता रखा है 0 प्लस दिस इज इक्वल टू 3। तो बताइए आप लोग अल्फा क्या होगा, यही क्वेश्चन है आपसे, सॉल्व करके बताइए। तो इन दोनों का सम जो है 3 के इक्वल है, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, 1/4। 1/4, ठीक है। कोई डाउट है तो पूछिए, किसी को कोई डाउट है तो बताइए। तो इनवर्स के डेफिनेशन से
कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गया, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से आइगन वैल्यूज आ गई, आइगन वैल्यू से ट्रेस आ गया, ट्रेस हमें दे रखा था तो उससे अल्फा की वैल्यू आ गई। ठीक है, थ्योरम्स यूज हो रहा है बार बार, अलग अलग थ्योरम्स यूज हो रहे हैं, डेफिनेशन थ्योरम्स। चलिए इस पे आते हैं। ये तो हमने क्लास में किया था ना, ये उसका किसका है, सिस्टम ऑफ फॉरवर्ड कोलमोग्रोव इक्वेशन। तो ये जो कोलमोग्रोव इक्वेशन ये स्टोकेस्टिक प्रोसेस में था, है ना, स्टोकेस्टिक प्रोसेस में जो पॉइजन प्रोसेस है, सॉरी प्योर एंड डेथ प्रोसेस, मतलब बर्थ डेथ प्रोसेस का पार्ट था। तो अगर आप रिकॉर्डेड लेक्चर देखेंगे जो स्टोकेस्टिक हमने किया था, तो उसका लास्ट लेक्चर है मैंने ये डिस्कस किया था, क्योंकि इसकी बहुत है ना पूरी स्टोरी बताई थी, प्रूफ भी किया था हमने। तो उसमें आप देखेंगे, मतलब ये डायरेक्ट थ्योरम है जिसका मैंने क्लास में प्रूफ करके दिखाए थे, है ना, कि कैसे ये आता है। तो इस तरह से देखिए क्या इक्वेशन बना था उस समय, क्योंकि इसमें कुछ है ना ऐसा, आप याद है तो कर पाएंगे, नहीं तो क्लास एग्जाम में ड्राइव करना इज वेरी डिफिकल्ट टास्क, है ना, ये है तो आपको याद रखना पड़ेगा, अदरवाइज क्योंकि ड्राइव है ना, हमने पूरी एक क्लास में एक ही क्वेश्चन ड्राइव किया था पूरा, लगभग 1-1.5 घंटे में, ये है। याद है क्या आया था बताइए जिन लोगों को याद है। तो ये प्योर डेथ प्रोसेस है ना, लीनियर प्योर डेथ प्रोसेस है विथ डेथ रेट, म्यू आई जो है 5i है, एंड सपोज दैट पी आई जो है xt इज i, तो इसका मतलब है i जो है आपका स्टेट स्पेस का मेंबर है ना, t इज द टाइम, तो पी आई है प्रोबेबिलिटी ऑफ सिस्टम बीइंग इन स्टेट i। ठीक है, तो प्योर डेथ प्रोसेस में क्या होता था, जो प्योर डेथ प्रोसेस में बर्थ नहीं होगा ना, तो बर्थ रेट 0 है। तो जो आप देखते हैं यहाँ पे जो हमारे पास स्टेट्स हैं वो 0 to n है, राइट, स्टेट्स क्या है 0 to n, 0 1 2, पल्लव आपका माई कौन है, तो यहाँ से n, ठीक है, n-1 फिर n, ठीक है। तो ये आपके स्टेट्स हैं, स्टेट स्पेस, तो स्टेट्स 0 to, तो डेथ प्योर डेथ प्रोसेस है, लीनियर प्योर डेथ प्रोसेस, तो यहाँ से स्टार्ट होगा, तो ये होगा हम लोग बर्थ रेट को क्या ले रहे थे लैम्बडा, डेथ रेट को म्यू ले रहे थे, तो यहाँ लैम्बडा ले रहे थे, तो चलो डेथ रेट इधर से कर देता हूँ ना, तो ये लैम्बडा n इसका नाम रख रहे थे ना हम, म्यू n नॉट लैम्बडा, सो म्यू n, लैम्बडा बर्थ रेट ले रहे थे, फिर यहाँ चलता रहेगा ना, सो ऑन, यहाँ आएगा म्यू n-1, यहाँ से हो जाएगा म्यू 2, और ये है म्यू 1, ठीक है। म्यू 0 0 होता है क्योंकि 0 से कम तो हो नहीं सकता, सो म्यू 0 आपका 0 होगा, क्योंकि पॉपुलेशन नेगेटिव में तो जा नहीं सकती है, तो 0 अगर पॉपुलेशन में मतलब जो सिस्टम में, तो स्टेट 0 से कम नहीं हो सकता ना डेथ रेट में। तो ये है हमारे पास, हमने क्या देखा था आगे वहाँ पे, तो ये क्या कह रहा है इसका ज़रा समझिए, ये पहले तो कंडीशन से हमने एलिमिनेट किया था एक को, है ना, यहाँ कह रहा है क्या, इसका क्या मतलब था वहाँ के ध्यान से देखिए, Pn0, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी सिस्टम इज इन, है ना, क्या स्टेट n, दिस इज 1। तो बताइए ये डेथ प्रोसेस है, तो सिस्टम कहाँ 0 पे तो हो नहीं सकता क्योंकि डेथ प्योर डेथ है, तो सिस्टम कहाँ होगा, तो एक तो यहाँ पे जो कंडीशंस हैं उससे चीज़ें एलिमिनेट हो जाती हैं, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है कि इनिशियली सिस्टम स्टेट n में ही होगा, तभी डेथ होते होते ना 0 तक पहुँचेगा, तो ऐसा तो हो नहीं सकता आप, क्योंकि इसमें प्योर डेथ है तो बर्थ तो हो नहीं रहा है, मतलब डेथ मतलब आप है ना वो लाइफ वाला डेथ नहीं, अभी समझना है यहाँ पे अराइवल डिपार्चर, तो डिपार्चर में डिक्रीज हो रहा है सिस्टम साइज, ये है। तो ये है, बाकी जो इधर अगर देखेंगे सी डी ऑप्शन अगर आप देखेंगे, तो जो सी डी ऑप्शन है उसमें क्या दे रखा है, अब ये देखिए सी डी ऑप्शन में है Pn0 इज 0, Pn0 इसका मतलब Pn0 वही है Pn0, है ना, सो ये 4 ऑप्शन है, तो एक तो प्योर डेथ के डेफिनेशन के बेस पे हम ये रिजेक्ट कर लेंगे, ये कह रहा है कि जो सिस्टम है वो स्टेट 0 में है, इसकी प्रोबेबिलिटी 0 है, अच्छा एक मिनट, तो ये तो स्टेट अच्छा n में है नॉट 0 में, स्टेट n में है उसकी प्रोबेबिलिटी 0 है, तो ये तो फॉल्स है, तो ये कंडीशन ही फॉल्स है, तो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही आउट हो जाता है, ठीक है ना, तो सी डी ऐसे आउट हो गया इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। सर Pn0 के मतलब स्टेट n पर है? वो डिफाइन कर रखा है N0 क्वेश्चन में, पर। आप ध्यान नहीं दे रहे हो, ये चीज़ें क्वेश्चन में डिफाइंड है, हम नहीं अपनी मर्जी से नहीं डिफाइन कर रहे हैं, आप ध्यान से देखिए, PIT का क्या मतलब है,
अब बताओ इसके अकॉर्डिंग आप मुझे बताओ Pn 0 का क्या मतलब होगा, बताइए मुझे। स्टेट 0 पर है। तो इसको ठीक से अप्लाई करो ना। एक्स टी क्या है आपका, टी के प्लेस में यहाँ क्या है 0, ये ना, और इधर क्या है, नहीं सर, स्टेट इन पर है तो नहीं नहीं ये तो टाइम है, टाइम TIC 0। टी टी यहाँ क्या है 0 ना, T0, हाँ, हाँ आई की और जगह I एन है, इक्वल्स टू N। हाँ तो इसका क्या मतलब हुआ एक्स 0, तो टाइम 0 पे इनिशियली सिस्टम जो है, इनिशियली जो वो स्टेट एन में है ना, और ये डेथ प्रोसेस बताया मैंने, तो कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से एन तक जाएगा, एन से 0 तक आएगा डेथ में, N से 0 है ना। तो इनिशियली स्टेट एन में होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 होगी। तो यहाँ इसने जो सी डी ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो इसने बता रखा है Pn 0 इज 0, ये बोल रखा है, तो ये तो गलत है ना डी में भी, तो इसलिए सी डी आउट हो गया यहाँ से। अब ए बी में से कोई एक करेक्ट होगा, है ना, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अभी मैंने देखा वैसा था, तो ए बी में कोई एक करेक्ट होगा। अब यहाँ बस आपको देखना है कि जो फॉर्मूला है वो लास्ट टाइम डिस्कस किया था, ये बीच में प्लस है और बीच में माइनस है, तो आप देखो जो फॉरवर्ड कोल्मोग्रोव इक्वेशन है उसके बीच में साइन प्लस का है या माइनस का है, आप देखिए जो क्लास में फॉर्मूला लिखाया था उसमें क्या है, प्लस है या माइनस है माइनस है ना, तो उसमें माइनस है तो ये आउट हो गया प्लस की वजह से, तो सिंपल ये एलिमिनेट करके ऐसे हो गया। मतलब एग्जैक्ट आपको याद नहीं भी है तब भी अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है तो एलिमिनेट कर पाएंगे आप, ये है। तो उससे 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, बी सही हो गया। तो जस्ट एक थ्योरम था, ठीक है ना। सो दिस इज थ्योरम जो आपको याद रखना है ना। जैसे ये प्योर डेथ के लिए मैंने प्योर बर्थ के लिए भी लिखाया था, प्योर डेथ बर्थ प्रोसेस के लिए भी लिखा है, मतलब बर्थ डेथ प्रोसेस के लिए लिखाया था, तो वो आप देख लीजिए, बस याद रख लीजिए क्वेश्चन, उससे आ जाएगा। तो इसका बी सही होगा। चलिए यहाँ पे आते हैं 13 पे। 13 जो कह रहा है कि एस स्क्वायर इज द वेरिएंस ऑफ द रैंडम सैंपल, मतलब एस स्क्वायर इज द सैंपल वेरिएंस, जो कि आप लोग ऑलरेडी जानते हैं एस स्क्वायर का डेफिनेशन क्या है, सैंपल वेरिएंस समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर आई फ्रॉम 1 to n, ठीक है, फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन विथ अननोन मीन म्यू एंड अननोन वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। तो आपको पहला कह रहा है कि जो एक्सपेक्टेशन ऑफ एस स्क्वायर है वो सिग्मा स्क्वायर होगा एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ एस सिग्मा होगा, तो ये तो सही कह रहा है लेकिन ये गलत कह रहा है ना, एक्सपेक्टेशन ऑफ एस सिग्मा नहीं आता है, तो सिंपल रिजल्ट है, तो ये तो हो गया फॉल्स स्टेटमेंट। ओके जी, देख लीजिए। अब n-1 अपॉन n एस स्क्वायर इज द MLE ऑफ सिग्मा स्क्वायर, तो आपको और याद हो थ्योरम कि नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर में सिग्मा स्क्वायर का MLE क्या होता है, याद है, MLE ऑफ सिग्मा स्क्वायर, तो ये आता है 1/n समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, है जी, देख लीजिए। सो विच इज सेम एज आप n-1 मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा, ये जो न्यूमरेटर है n-1 एस स्क्वायर बाई n, तो ये सही है, ये सिंपल, क्योंकि मुझे याद है रिजल्ट, तो याद नहीं आपको याद है तो आप डिराइव करो पूरा, कैसे डिराइव करोगे, आप लाइक्लीहुड फंक्शन लिखो, फिर लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन लो, डिफरेंशिएट करो, जीरो करो, सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू निकालो, जो सिग्मा स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी, तो है ना, जो स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशंस हैं उसके आप याद रखेंगे MLEs, है ना, तो ये सब इजी रहेगा, कंप्लीट सफिशिएंट एस्टिमेटर, कंसिस्टेंट एस्टिमेटर, है ना, अनबायस्ड, तो इजी रहेगा, तो ये है, तो ये तो सही कह रहा है। अब इनवेरिएंस प्रॉपर्टी ऑफ MLE लगाएंगे आप, तो इनवेरिएंस प्रॉपर्टी क्या कहता है कि T इज द MLE ऑफ थीटा, देन GT इज द MLE ऑफ G थीटा फॉर एनी फंक्शन G, एनी फंक्शन, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो यहाँ जो ये वाला है ये MLE है सिग्मा स्क्वायर का, है ना, दिस इज MLE ऑफ सिग्मा स्क्वायर, तो इसका रूट ले लेंगे, है ना, इसका रूट ले लीजिए आप, तो रूट दिस अपॉन दिस, एस स्क्वायर का रूट एस बाहर, दिस इज MLE ऑफ सिग्मा, ये सही है इनवेरिएंस प्रॉपर्टी से, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। देख लो भाई, सिंपल थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है, आपको अनबायस्ड एस्टिमेटर याद है नॉर्मल का, MLE याद है नॉर्मल का, तो हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन है तो पूछिए, किसी को डाउट है कुछ तो पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है, सॉरी पहला फॉल्स है, ये फॉल्स स्टेटमेंट था, दिस वाज रॉन्ग, दिस वाज ओके, और ये ओके है और ये भी ओके है।
14 देखिए, ये कह रहा है कि आपको 2 वेरिएबल फंक्शन डिफाइन कर रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, मतलब सिंगल करेक्ट होगा इसमें। तो एफ बाउंडेड है और उसका जो डेरिवेटिव है वो भी बाउंडेड है, डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में, मतलब पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वो भी बाउंडेड है। यहाँ एफ बाउंडेड है, उसका पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में बाउंडेड है, दोनों फंक्शन बाउंडेड है। अच्छा ये चेक करा, बाउंडेड अनबाउंडेड, अनबाउंडेड बाउंडेड, बोथ अनबाउंडेड बोथ बाउंडेड। तो कैसे चेक करते हैं आप कोई फंक्शन बाउंडेड या अनबाउंडेड है? आर cos थीटा आर sin थीटा रख देते हैं। ठीक है, रख के देख लो। तो अभी उसके लिए मतलब ये कार्टेशियन फॉर्म में है, एफ एक्स वाई में है। आप ये कह रहे हैं कि ठीक है इसको हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो इसके करस्पॉन्डिंग पोलर फॉर्म अगर आप लिखेंगे तो क्या आएगा, है ना। कई सारे अप्रोच होते हैं क्वेश्चंस के। तो अभी डेल एफ अपॉन डेल एक्स जिनको चाहिए तो सिंपली आप क्या करो, आपको अगर डेल एफ अपॉन डेल एक्स चाहिए ना, तो यू जस्ट डिफरेंशिएट दिस विथ रेस्पेक्ट टू एक्स अज्यूमिंग वाई एज ए कॉन्स्टेंट, क्योंकि हम सिर्फ एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो वाई विल बिहेव लाइक अ कांस्टेंट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो जस्ट आप कोसेंट रूल लगा के डिफरेंशिएट कर लो, ये आ जाएगा। बाकी ये क्या होगा, तो आपको एफ एक्स 0 0 निकाल के देखना पड़ेगा, है ना, कि क्या आएगी। तो लिमिट क्या होती है, h टेंस टू 0, एफ ऑफ एच 0 माइनस एफ 0 0 अपॉन एच। इसको सॉल्व करेंगे आप तो एफ ऑफ एच 0 माइनस एफ 0 0 अपॉन एच, एच 0 वाई को 0 रखेंगे तो 0 ही आ जाएगा, तो 0 माइनस 0 अपॉन एच, तो ये 0 आ जाना है एट द एंड। तो मतलब ये है कि ये रहेगा 0 जब एक्स वाई 0 0 है। अगर मान लीजिए यहाँ 1 आता एग्जाम्पल के लिए तो मैं यहाँ पे 1 लिखता, ठीक है। तो देखिए अब इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए कोसेंट रूल से और फिर आप देख लीजिए क्या होगा। तो अभी के लिए अगर जैसे पोलर फॉर्म में इसको लिखने की कोशिश करें तो ये बनेगा आर क्यूब कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, है जी। तो आर क्यूब से आर स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो एक आर यहाँ बचेगा, और ये तो बाउंडेड क्वांटिटी है। तो कहने का मतलब ये है कि जब एक्स वाई विल अप्रोच टू वेरी लार्ज नंबर, है ना, ये बहुत एक्स या वाई में से कोई लार्ज होगा, कोई एक भी लार्ज होगा, तो उस केस में आर जो है, जो कि आप जानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस, तो ये बहुत लार्ज होगा। तो लार्ज इन द सेंस प्लस इन्फिनिटी, इनमें से कोई भी एक इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, मान लो एक्स वाई में से, तो ये वैल्यू इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगी। और आर अगर इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगी मतलब एक्स वाई में से कोई एक्स हुआ ना, मान लो वाई ही ले लो, वहाँ पर क्यूबिक है, मतलब एक्स वाई दोनों लार्ज है लेट से, तो आर बहुत लार्ज हो जाएगा और उस केस में ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। वैसे भी देख सकते हो आप, न्यूमरेटर की डिग्री 3 है और डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है, तो न्यूमरेटर इज डोमिनेटिंग, ठीक है ना। तो न्यूमरेटर विल डिसाइड, है ना, बाउंडेड होगा नॉट बाउंडेड होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव है। तो अगर न्यूमरेटर बहुत लार्ज वैल्यू है तो वो लार्ज इन्फिनिटी की तरफ ले जाएगी। तो एफ तो अनबाउंडेड है, ठीक है ना, वो यहाँ से भी दिख रहा है वैसे भी दिख रहा है। तो यहाँ ये बचा अभी आर कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। तो कहने का मतलब ये है कि थीटा आप कुछ भी ले लो, एनीथिंग, थीटा बिलोंग्स टू आर, एनीथिंग यू टेक, तो ये पार्ट बाउंडेड है। लेकिन आर जब बहुत लार्ज लोगे, मतलब एक्स वाई में एक्स एंड वाई बोथ आर लार्ज नंबर, तो ये फंक्शन इन्फिनिटी की तरफ जाएगी जो कि अनबाउंडेड हो जाएगी। तो इसका मतलब है फंक्शन बाउंडेड तो नहीं है, तो ये बाउंडेड कह रहा है तो ये आउट हो गया। ये बोल रहा है दोनों बाउंडेड है, तो ये भी आउट हो गया। अब बीसी में से आपको एक डिसाइड करना है, तो उसके लिए आपको पार्शियल डेरिवेटिव लिखना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लीजिए कोसेंट रूल लगा के, फिर देखिए क्या आता है। तो बताइए क्या आएगा। बाउंडेड आ रहा है, आएगा ना, मतलब वो क्वाड्रेटिक अपन क्वाड्रेटिक आ जाएगा टाइप का ना, या सॉरी डिग्री 4 वाला आ जाएगा डिनोमिनेटर में ना, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर तो आना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो मतलब डिनोमिनेटर डिग्री 4 है, वहाँ न्यूमरेटर वाले टर्म की डिग्री कितनी आ रही है, 4 आ जाएगा। 4 ही आ जाएगी। ओके, तो उसमें से फिर आर गायब हो जाएगा, तो वो जो भी आएगा वो थीटा के टर्म में आएगा, साइन कॉस समथिंग आएगा, है ना। मतलब जब हम इसको पोलर फॉर्म में लिखेंगे तो आर गायब हो जाना है, कैंसिल हो जाएगा, 4 डिग्री आएगी। तो सिंपल कोसेंट रूल लगाइए आप लोग, मैं जो कह रहा हूँ आप लिख के देखो तो आपको इजीली समझ आएगा, है ना। तो क्योंकि एग्जाम में भी खुद ही लिखना पड़ेगा आपको, तो लिखोगे तभी तो समझ आएगा। तो इसको चेक करो, आर पावर है ना, तो पोलर में कन्वर्ट कर लो, जस्ट साइन कॉस में आ गया। इसका मतलब मैं कितना लार्ज एक्स वाई ले लूँ, आर फाइनाइट ही रहना है, क्योंकि मतलब ये फंक्शन फाइनाइट ही रहना है, क्योंकि इसमें आर है ही नहीं,
तो मैं एक्स वाई कितना भी लार्ज लूँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थीटा हमारा 0 से 360 होगा, तो साइन कॉस बाउंडेड रहेगा, तो फंक्शन बाउंडेड रहेगी, ठीक है। तो एफ तो अनबाउंडेड है और ये बाउंडेड है, तो ये सही हो जाएगा। जो मैंने बोला आप करके देखिए, जस्ट ये बस टर्म निकालिए, फिर इसको पोलर फॉर्म में ले जाइए, आपको आइडिया हो जाएगा। आइए 15 में आते हैं। तो ये भी थ्योरम ही है ना, जो हमने जो आपको नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स हम डिस्कस कर रहे थे। तो जो लोग लेट ज्वाइन किए हैं तो वो लोग रिकॉर्डेड कोर्स आप देख सकते हैं। जो अर्जुना बैच में आप जाएंगे तो अर्जुना बैच में गेट का 100% सिलेबस हमने कवर किया है, तो वो आप पूरा देख सकते हैं। तो उसमें जो हमने नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स डिस्कस किया है उसमें ये वाला मिलेगा। ये थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन हैं, तो उसके लिए आपको डेफिनेशन थ्योरम्स याद होने चाहिए, रिजल्ट जो भी हैं वो याद होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होगा। आप थ्योरम खुद बनाएंगे, खुद प्रूफ करेंगे, इतना टाइम नहीं होगा। सो जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है वो आपको याद रखना पड़ेगा, नहीं तो छोड़ना पड़ेगा फिर, नहीं तो आप गेस करके आइए। ये है सो x1 x2 xn बी द रैंडम सैंपल फ्रॉम अ डिस्ट्रीब्यूशन विथ CDF fx है। लेट द एम्पेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ द सैंपल fnx है। तो क्लासिकल है ना, कोलमोग्रोम स्पिनो गुडनेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज गिवन बाई, तो यहाँ पे रूट एन टाइम dn लिया है, तो dn हम लोग ये यूज़ कर रहे थे उस समय। तो पूछ रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ Tn इज सेम फॉर ऑल कॉन्टिन्यूअस अंडरलाइंग डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन fx। तो ये एक प्रॉपर्टी होता है कि यहाँ पे आप जो आपका fx है, यहाँ पे जो h0 होता था है ना, fx इज इक्वल टू f0, और h1 है fx इज नॉट इक्वल टू f0। जहाँ f0 कोई गिवन डिस्ट्रीब्यूशन होता था, यही f है यहाँ पे, जो f0 है उसके प्लेस पे यहाँ f लिखा हुआ है इन्होंने, ठीक है। तो ये बनता है, तो यहाँ पे f0 कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो, इस dn का डिस्ट्रीब्यूशन जो है फ्री ऑफ fx आता है। ये सिर्फ कोलमोग्राफ सिंड्रोम होता है, नॉट फॉर ऑल नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, ऐसा जरूरी नहीं, इसमें ऐसा होता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन फ्री है, थ्योरम था। सो दिस इज ट्रू कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है dn का एंड tn का, वो fx कुछ भी होगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन कॉमन रहेगा। सो f के चेंज होने से t या d का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज नहीं होगा, ये है। फिर दूसरा, dn कन्वर्जेस टू 0 ऑलमोस्ट श्योरली। तो ये कौन सा थ्योरम था, याद है किसी को? दिस इज ऑल्सो ट्रू स्टेटमेंट। इस थ्योरम का नाम क्या है जो सेकंड है? ऐसा कुछ था, ग्लिवेंको कैंटिली थ्योरम, ऐसे था ना, उस तरह से वही है ये, कि दिस क्वांटिटी कन्वर्जेस टू 0 ऑलमोस्ट श्योरली, है ना। तो वो आप देखेंगे थ्योरम है ग्लिवेंको कैंटिली थ्योरम, तो उससे आ जाएगा। दोनों ट्रू स्टेटमेंट है। इस पे आइए, अब यहाँ पे जो है 16 नंबर जो क्वेश्चन है कि P1 P2 आपको दे रखा है ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स TPM, ठीक है ना। तो 2 TPMs आपको दे रखे हैं, पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो इजी है ना, देख लीजिए। तो पहले आप ट्रांजिशन डायग्राम बनाइए और चेक कीजिए क्या होता है, नहीं तो सिंपली चूंकि स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा है तो आप इसको सॉल्व कीजिए। पाई पी इज इक्वल टू क्या था जी, पाई। पाई तो इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए। इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे, और अगर यहाँ पाई जो है हमारे पास ये मैट्रिक्स है, पाई 1 पाई 2 पाई 3, या P1 P2 P3 ले सकते हैं। सो पाई 1 पाई 2 पाई 3, यहाँ स्टेट्स क्या है, मान लीजिए 1 2 3 है, तो स्टेट्स अगर 1 2 3 लेते हैं, है ना। सो पाई 1 इज द लॉन्ग रन प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग इन स्टेट 1, पाई 2 इज द लॉन्ग रन प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग इन स्टेट 2, एंड पाई 3 जो है लॉन्ग रन प्रोबेबिलिटी बीइंग इन स्टेट 3, है ना, ये है। तो इसको सॉल्व करके देखिए दोनों केस में, और जिसमें आ जाएगा उससे हो जाएगा यूनिक। तो बस सिस्टम ऑफ 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल होंगे, तो आप सॉल्व करके देखिए, यूनिक सॉल्यूशन आएगा तो यूनिक है, नहीं तो नहीं है। ट्राई करके देखिए, मैं आता हूँ 1 मिनट।
ठीक है जी। तो चेक करना किसका सोल्यूशन आता है। नेक्स्ट जो है ये भी थ्योरम ही है डायरेक्टली, है ना। ये जो 17 है आपके पास, चेक कीजिए। तो और जो लोग नेट वाले हैं ना, गेट का पूरा सिलेबस नेट में भी है, तो आप गेट की अच्छी तैयारी कर लोगे तो नेट की बहुत तैयारी हो जाएगी और गेट की पूरी तैयारी हो जाएगी। तो अभी के लिए क्या है, x1 x2 x20 जो है रैंडम सैंपल है, साइज 20 का, नॉर्मल 6 है ना। तो ये जो एक्साइज हैं उसमें 6 रैंडम वेरिएबल्स है, वैक्टर्स हैं विथ 6 डायमेंशन, 20 सैंपल साइज है, ठीक है। और दोनों म्यू और सिग्मा अननोन है। एक्स बार मीन है ना, सैंपल मीन, और ये आपका सैंपल वेरिएंस है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 19s, तो ये फॉर्मूला होता है ना n-1s, क्या डिस्ट्रीब्यूशन होता है जी। तो जैसे यूनिवेरिएट अगर नॉर्मल होता है ये सैंपल साइज 20 का या साइज n का, तो क्या होता है n-1 s स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर इज काई स्क्वायर n-1, तो वैसे ही होगा भी 60। बताइए जी, p n-1 कॉमा सिग्मा, ये थ्योरम है, सिंपल थ्योरम है, ये पहले भी आया है, ये लास्ट, ये जस्ट थ्योरम है। तो आप जैसे थ्योरम्स देख लेंगे उससे भी हो जाएगा, ठीक है जी, देख लीजिए। और जो दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस, क्योंकि यहाँ सिग्मा भी अननोन है तो यहाँ एस इनवर्स यूज हुआ है। बताओ भाई जिन लोगों ने मल्टीवेरिएट पढ़ा है इसका क्या होगा। तो यहाँ बता रहा है x3 माइनस म्यू ट्रांसपोज एस इनवर्स x3 माइनस म्यू, दिस हैज काई स्क्वायर 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ऐसा होगा। नो, क्या बनेगा बताइए, ये कब ऐसा बनेगा, मतलब इसमें क्या होना चाहिए, 80 आएगा। क्या आएगा। अरे होटलिंग टी स्क्वायर, हाँ होटलिंग टी स्क्वायर में तो ईच एक्स साइकिल हो जाएगा, एक्स बार होना चाहिए, तो एक्स बार होता तो फिर, अच्छा म्यू तो मीन इसका भी ना, x3 का भी तो है मीन, है ना। तो x3 का मीन म्यू है और x3 का जो सैंपल वेरिएंस है वो, मतलब वेरिएंस तो वैसे सिग्मा है, वेरिएंस को वेरिएंस मैट्रिक्स सिग्मा है। तो यहाँ से मतलब ये थ्योरम है, सिंपल ये थ्योरम है, तो ये काई स्क्वायर 6 नहीं आएगा ना, होटलिंग टी स्क्वायर, और बाद में उसको थोड़ा आप एडजस्ट करके एफ में ले आ सकते हो, है ना, होटलिंग टी स्क्वायर को। तो काई स्क्वायर तो नहीं आता है, वो एफ में चला जाता है, एफ डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है, तो मैं दोनों थ्योरम है मैं कह रहा हूँ ना, तो ये ट्रू है और ये फॉल्स है, जैसा आप थ्योरम देख लीजिए उससे हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या है कि आपके पास 18th जो क्वेश्चन है ये आपसे कॉन्फिडेंस इंटरवल पूछ रहा है। सो यहाँ पे x1 x2 x18 विद अ रैंडम सैंपल फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन दिस, ठीक है। तो सिंपल है ना, यहाँ पे अगर मैं y मान लूँ x स्क्वायर को अभी के लिए, तो ये जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा यहाँ पे अगर आप देखेंगे, सो दिस विल बिकम एक्सपोनेंशियल विथ रेट 1/θ, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल विथ रेट 1/θ मीन थीटा हो जाएगा y जो है। और आपको फॉर्मूला ऑलरेडी पता होगा कि अगर मेरे पास सैंपल है y1 y2 yn फ्रॉम एक्सपोनेंशियल 1/θ, तो है ना, ये हमने क्लास में डिराइव किया है कि व्हाट इज द मतलब 1 - α% कॉन्फिडेंस इंटरवल, सॉरी 100 1 - α% कॉन्फिडेंस या कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट 1 - α है। सो 100 1 - α% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर थीटा इन दिस डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्लास में ड्राइव किया हुआ है, उसके साथ मैच कर लीजिए। और जहाँ y आएगा अभी y के टर्म में आप लिखिए, और जहाँ y होगा y की जगह x स्क्वायर यूज करो, जस्ट उससे ऑप्शन मैच हो जाएगा। देखो तो ये सब क्लास है ना, क्लास नोट्स का सिंपल है, इसमें आ जाएगा आपके पास, तो चेक कीजिए क्या आता है। सो मैं ये कह रहा हूँ, अभी मैंने क्या लिखा था कि जो y है y x स्क्वायर जो कि है एक्सपोनेंशियल विथ रेट 1/θ, तो जो y का PDF होगा
यही है। तो ये दोनों टू साइडेड है ना, तो टू साइडेड कॉन्फिडेंस इंटरवल है। तो बताइए 100 1 माइनस अल्फा % कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर थीटा, थीटा के लिए बात कर रहा है ना, ईज। तो अभी वाई के टर्म में बताइए आप लोग क्या आता है, याद है किसी को, देख के बताइए, क्योंकि एग्जाम में याद नहीं रहेगा तब भी कैसे करेंगे। तो इसमें हमने पाइवट क्वांटिटी कुछ बनाए थे, क्या बनाए थे याद है? तो इसका जो पाइवट क्वांटिटी आया था वो आया था यहाँ पे हो जाएगा 2 समेशन xi स्क्वायर अपन थीटा, पाइवट क्वांटिटी। 2 समेसन, पाइवट क्वांटिटी अच्छा पाइवट क्वांटिटी बात कर रहे हैं, 2, तो अभी मैं वाई की बात कर रहा हूँ, 2yi 2 अपॉन अपन थीटा, थीटा। ऐसा ना। ये आता है। फिर इसके अकॉर्डिंग आप ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या बनता है काई स्क्वायर में, का स्क्वायर 2n। तो काई स्क्वायर 2n, तो एक तो है ना, तो जो हमारा आएगा काई स्क्वायर 2n के टर्म में आएगा। तो जैसे अभी n क्या है मेरा, यहाँ सैम्पल साइज 18 है, यहाँ जो 18 है मेरे पास, तो ये जो पाइवट क्वांटिटी काई स्क्वायर 36 आएगा, तो 36 आएगा, जो भी आंसर होगा काई स्क्वायर 36 में ही आना है। तो जैसे ये और 18 वाला ये 36 ओके है, यहाँ 18 है, ये तो आउट हो जाएगा। यहाँ 36 ओके है, ये 18 है, ये भी आउट हो जाएगा। तो AC में से ए कोई एक, ऑप्शन हो जाएगा, ठीक ए है। ऑप्शन। हाँ, अब न्यूमरेटर कॉमन है, बस डिनोमिनेटर में कहाँ डिफरेंस है, 18, अच्छा AC में ना, न्यूमरेटर में 2 गायब कर दिया बस, ओके है ना। तो यहाँ देख रहा है अब 2 है, तो जस्ट जैसे क्लास में डिराइव किया था हमने, वही कर रहे हैं, याद है ठीक है, नहीं तो डिराइव कीजिए। उसमें क्या था, डिराइव कैसे कर रहे थे कि प्रोबेबिलिटी Q जो होगा मोर देन इक्वल टू, है ना, यहाँ लिख रहे थे काई स्क्वायर, नोटेशन आप देख लीजिए क्या है, काई स्क्वायर एन अल्फा के आगे की प्रोबेबिलिटी अल्फा है, ये था। तो हम लोग क्लास में लिख रहे थे ना ऐसा, कि इस तरह से कोई दो नंबर है, सो हमें चाहिए 1 माइनस अल्फा इधर, तो इधर अल्फा बाई 2, इधर अल्फा बाई 2, तो ये हो जाएगा काई स्क्वायर 2n अल्फा बाई 2। यहाँ होगा ये नंबर है काई स्क्वायर 2n पूरा, है ना, घटा देंगे तो 1 माइनस अल्फा बाई 2, ये होगा उस तरह से। तो डिवाइड कर लीजिए आप, तो मतलब समहाउ 2 के टर्म में ही आना है ना, तो विदाउट 2 तो आएगा नहीं, तो ये A सही हो जाएगा और ये आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ड्राइव करके देख लीजिए आप, क्लास में ऑलरेडी करा रखा है। तो आएगा 2 समेसन xi काई स्क्वायर, यहाँ 98% है ना, तो इधर 2% बच गया, 1% इधर 1% इधर, तो उस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो क्लास नोट्स का जो सिंपल है फार्मूला आपको याद है तो उससे इजीली हो जाएगा, नहीं तो ड्राइव कर सकते जैसे क्लास में ड्राइव किया वैसे। नेक्स्ट जो है हमारे पास 19 क्वेश्चन, ऐसा क्या बोल रखा है कि x1 x2 xn we are random sample for population f theta where theta is a parameter which one of the following is not true। इसमें एक कोई ऑप्शन होगा जो ट्रू नहीं होगा, ठीक है। सो एक ही होगा जो नॉट ट्रू होगा। चलिए, तो इसमें कुछ खास इन्फॉर्मेशन तो है ना, बस इतना ही था कि x1 x2 xn रैंडम सैंपल है फ्रॉम अ डिस्ट्रीब्यूशन कंटेनिंग अननोन पैरामीटर थीटा। तो पहला क्वेश्चन है कि इस वाले PDF में समेसन xi कंप्लीट सफिशिएंट है, तो ये क्या है, पॉइसन है, ये तो पॉइसन थीटा है, पॉइसन थीटा को एक्सपोनेंशियल फैमिली का मेंबर है। तो आपको याद होगा कि हम लोग जब लिखते हैं तो इसी को अगर मैं एक्सपोनेंशियल फैमिली में फॉर्म में PDF को लिखने की कोशिश करूं तो लॉग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस थीटा, फिर माइनस ऑफ लॉग एक्स फैक्टोरियल, फिर आ जाएगा एक्स लॉग थीटा, ये ना, एक्स लॉग थीटा। तो हमें मेनली इस टर्म में इंटरेस्ट होता है, तो सही बात है, ये x और ये साथ में, इसका मतलब समेसन xi जो है कंप्लीट सफिशिएंट है। या आप लाइक्लीहुड फंक्शन को भी एक्सपोनेंशियल फैमिली के फॉर्म में लिख सकते हैं, मैं जस्ट PDF को लिखा हूँ। तो यहाँ से जो x इंटू फंक्शन ऑफ थीटा होता है, तो जो फंक्शन ऑफ x इंटू फंक्शन ऑफ थीटा, तो जो फंक्शन ऑफ x का टर्म प्रोडक्ट में है फंक्शन ऑफ थीटा के साथ, तो उसका समेसन xi जो भी फंक्शन ऑफ x है दैट विल बी द कंप्लीट सफिशिएंट, ये थ्योरम है। तो उससे आ जाएगा समेसन xi कंप्लीट सफिशिएंट, ये ट्रू है। तो ये ट्रू स्टेटमेंट, हमें फॉल्स चुनना है ना, ये ट्रू स्टेटमेंट है। अगेन कह रहा है इस PDF में, इस वाले PDF में ये जो आपका 2 डायमेंशनल एस्टिमेटर है ये कंप्लीट सफिशिएंट होगा। तो ये क्या है, अगर इसको आप सिंपल, फिर से वही कह रहा हूँ, इसको भी आप एक्सपोनेंशियल फैमिली के फॉर्म में लिख लीजिए, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फैमिली के फॉर्म में यहाँ लिखेंगे तो क्या आएगा, अगेन वैसे ही है ना, EXP ऑफ लॉग, अब लॉग लगाइए इसमें, तो लॉग लगाएंगे तो वैसे ब्रेक हो जाएगा, सो माइनस लॉग रूट 2 पाई, फिर आएगा माइनस लॉग थीटा, फिर माइनस, है ना, वैसे ब्रेक कर लीजिए इसको।
तो ये पूरा आ जाएगा, उसको ब्रेक कर सकते हैं ए माइनस बी होल स्क्वायर पे, तो एक्स स्क्वायर बाई थीटा स्क्वायर फिर 2x बाई थीटा। तो यहाँ पे जो फंक्शन बनेगा 2 टर्म आएगा, है ना, एक होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 थीटा स्क्वायर, फिर ऐसे ही एक टर्म आएगा माइनस में 2 थीटा एक्स बाई थीटा स्क्वायर, तो वो माइनस बाहर है तो प्लस कर देगा इसको, और लास्ट में आएगा थीटा स्क्वायर बाई 2 थीटा स्क्वायर जो कि -1/2 हो जाएगा। इस तरह से कुछ आएगा हाँ ब्रैकेट में। तो ये तो जस्ट फंक्शन ऑफ एक्स मान लो √2π है, ये फंक्शन ऑफ थीटा है, तो हमें उन टर्म में इंटरेस्ट है जहाँ एक्स और थीटा साथ में है। तो यहाँ पे है ना, तो एक्स आई और टी, तो यहाँ पे समेसन एक्स आई और समेसन एक्स आई स्क्वायर, थ्योरम भी है कंप्लीट सफिशिएंट होता है यही जाके। अच्छा लेकिन यहाँ पे क्या है, सफिशिएंट तो होगा, कंप्लीट नहीं होगा, है ना, क्योंकि ये 2 डायमेंशन, यहाँ एक ही पैरामीटर है और वहाँ पे क्या हो रहा है, तो सफिशिएंट होगा, है ना, कंप्लीट नहीं होगा यहाँ पे वो, क्योंकि सिंगल के पैरामीटर एक्सपोनेंशियल फैमिली का कॉन्सेप्ट होता है ना, तो यहाँ 1 पैरामीटर एक्सपोनेंशियल फैमिली का मेंबर है ये, और तो वहाँ कंडीशन होता है ना कि जो हमारा होना चाहिए कि जो डायमेंशन है वो लेस देन इक्वल टू वो होने चाहिए नंबर ऑफ पैरामीटर्स, यहाँ डायमेंशन तो 2 आ गया, तो ये सफिशिएंट तो होगा बट कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। अब देखेंगे एक्सपोनेंशियल फैमिली का कंडीशन, तो वहाँ पे डायमेंशन के रेस्पेक्ट में कंडीशंस हैं। सो डायमेंशन ऑफ द एस्टिमेटर कैन नॉट एक्सीड डायमेंशन ऑफ द नंबर ऑफ मतलब नंबर ऑफ पैरामीटर्स। सो उस केस में ये सफिशिएंट तो है, कंप्लीट नहीं है, ये बोल रहा है कंप्लीट भी, यही फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है जी। देख लीजिए, तो फॉल्स स्टेटमेंट मतलब ये ट्रू ऑप्शन है हमारा, फॉल्स पूछा था कौन सा नॉट ट्रू है, बाकी देख लीजिए। ये जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है कहता है मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो प्रॉपर्टी है, तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन जो कि एक्सपोनेंशियल फैमिली का मेंबर है तो दैट विल हैव मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो प्रॉपर्टी, और मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो प्रॉपर्टी जो है हमेशा वो अपने सफिशिएंट एस्टिमेटर का टर्म में होता है, मतलब जैसे मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो, तो जो लाइक्लीहुड रेशियो मोनोटोन होगा विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, विथ रिस्पेक्ट टू सफिशिएंट एस्टिमेटर, तो इसका आप सफिशिएंट एस्टिमेटर निकालिए, यही आएगा। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है क्योंकि ये सफिशिएंट एस्टिमेटर इसका होगा और ये एक्सपोनेंशियल फैमिली का मेंबर है, तो इट विल हैव मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो प्रॉपर्टी, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक्सपोनेंशियल फैमिली का मेंबर नहीं है तो नहीं होगा, तब भी हो सकता है, तो उसके लिए डेफिनेशन से आपको जाना पड़ेगा। बाकी मैं थ्योरम यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि एक्सपोनेंशियल फैमिली का मेंबर है, तो डायरेक्टली थ्योरम है कि वो हमेशा दैट विल हैव मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू या इन सफिशिएंट एस्टिमेटर। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन ध्यान से देखो क्या है। सो एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है यूनिफॉर्म थीटा थीटा प्लस 1, ठीक है। सो एक्स आई हैज़ दिस डिस्ट्रीब्यूशन, तो आप जानते हैं ये जो है एक्स आई माइनस थीटा क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म 0 1, तो जो भी लोकेशन फैमिली का मेंबर है, लोकेशन मेंबर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसका एक्स आई माइनस थीटा का डिस्ट्रीब्यूशन थीटा से फ्री हो गया, तो ये लोकेशन फैमिली का मेंबर है, और जो भी लोकेशन फैमिली का मेंबर है उसमें डिफरेंस ऑफ एनी 2 ऑर्डर स्टैटिस्टिक इज एंसिलरी स्टैटिस्टिक, एनी 2 है ना, कोई भी 2 ऑर्डर स्टैटिस्टिक ले लो उसका डिफरेंस एंसिलरी होगा, तो ये भी होगा, तो ये भी ट्रू है। कोई डाउट है पूछिए, किसी को डाउट है तो हमें फॉल्स स्टेटमेंट चुनना था, तो बी इज द फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। ये सब जनरल जो पूरा सिलेबस इन्होंने ढंग से कर लिया तो उनके लिए सब आसान है। सो अब कह रहा है कि x1 x2 x6 जो है रैंडम सैंपल है ना। सो चलो अभी के लिए लास्ट क्वेश्चन ही होगा, कल आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें पूछ रहा है कि x1 x2 xn x6 रैंडम सैंपल है साइज 6 का फ्रॉम बर्नौली थीटा, तो बर्नौली थीटा अगेन एक्सपोनेंशियल फैमिली का मेंबर है, और एक्सपोनेंशियल फैमिली के कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसमें ऑल्टरनेटिव जो हाइपोथेसिस है दैट विल डिसाइड द क्रिटिकल रीजन, है ना, साइन कैसा होगा, मोर देन लेस देन, तो वो है। तो यहाँ क्या दे रखा है कि h0 इज थीटा इज हाफ अगेंस्ट h1 इज थीटा इज हाफ, तो इसमें जो क्रिटिकल रीजन होगा t मोर देन k इस टाइप का होगा, जहाँ t क्या होगा, t इज द सफिशिएंट एस्टिमेटर ऑफ थीटा, तो क्या बनता है समेशन एक्स आई, यहाँ बता ही रखा है इसके टर्म में लिखना है, तो यहाँ क्रिटिकल रीजन आएगा समेशन एक्स आई मोर देन इक्वल टू के, इस टाइप से, है ना, मोर देन इक्वल टू के। तो पूछ क्या रहा है पी वैल्यू, तो पी वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है कि यही तो वाई है ना,
तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा y का, ये होगा बाइनोमियल 6 कॉमा थीटा, है ना। तो क्या होता है y मोर देन इक्वल टू k के जगह पे जब भी p वैल्यू निकालनी होती है आपको, तो जो क्रिटिकल पॉइंट है उसके प्लेस पे आपको ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक यूज़ करना है। तो यहाँ पे समेशन एक्साइड टेस्ट स्टैटिस्टिक है, तो उसकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू यूज़ करो, वो भी आपको दे रखा है यहाँ पे, देखिए ऑब्जर्व्ड वैल्यू 4 है। तो 4 गिवन अंडर एच नॉट इज ट्रू। तो ये सिंपल डेफिनिशन फार्मूला है कि टेस्ट स्टैटिस्टिक्स मोर देन इक्वल टू ऑब्जर्व्ड वैल्यू अंडर एच नॉट इज ट्रू। तो एच नॉट इज ट्रू, तो कहने का मतलब अब ये हो गया कि y इज बाइनोमियल 6 कॉमा 1/2। अब अगर ये है तो क्या मोर देन इक्वल टू 4 निकाल सकते हैं आप? तो निकालिए, 4 + 5 + 6 तीनों निकाल के ऐड कर लीजिए, ठीक है। ये तीनों फाइंड करो और ऐड करो, किसमें? बाइनोमियल 6 कॉमा हाफ में। तो ये आई थिंक ये तो हमने कई बार किया क्लास में, तो 11/32 आएगा, है ना, ये आता है। सर यहाँ अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है, तो यहाँ इक्वल टू क्यों ले रहे हैं? हाँ कोई दिक्कत नहीं है, वो इक्वल टू आएगा बिकॉज ऑफ जो लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट है, जो थ्योरम है, उसमें इक्वल टू भी है ना, जो आप जानते हैं। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे देखिए आपको पता है कभी भी ऑल्टरनेटिव में इक्वलिटी आएगा ही नहीं। आपने ऐसा कोई क्वेश्चन देखा है जहाँ पे ऑल्टरनेटिव है तो इक्वल आया होगा? कभी नहीं आएगा। एक रूल है कि इक्वलिटी विल ऑलवेज बी इन नल हाइपोथेसिस। सो कभी भी ऑल्टरनेटिव में इक्वलिटी आएगा ही नहीं। ऐसा कुछ क्वेश्चन आपने नहीं देखा होगा अभी तक जहाँ पे ऑल्टरनेटिव में इक्वलिटी लगा रखा हो, कहीं नहीं आएगा। मतलब बेसिकली हम एलआरटी के थ्रू जो है क्रिटिकल रीजन फाइंड आउट करेंगे, तब इसके हाँ, तब लाएंगे ना, कि और वो डायरेक्टली देख के। नहीं तो वो देख के, क्योंकि हमारा थ्योरम है तो मैं तो थ्योरम यूज कर रहा हूँ। जितने भी क्रिटिकल रीजन आप जानते हैं वो सब एलआरटी के थ्रू आया है। लेकिन हम डायरेक्ट क्यों यूज करें? क्योंकि हम थ्योरम है, और थ्योरम के प्रूफ में जाएंगे तो एलआरटी आएगा, ये है। तो मैं तो थ्योरम यूज कर रहा हूँ कि यहाँ मोर देन का साइन है इसलिए क्रिटिकल रीजन मोर देन इक्वल टू होगा, यहाँ लेस देन का साइन होता तो क्रिटिकल रीजन लेस देन इक्वल टू होता, ये है। तो बस लेस और मोर का जो रिलेशन है वो बता रहा है हमारा जो कार्लिन रूबिन थ्योरम था, है ना, वही कहता है। तो उसको यूज, क्योंकि जो एनपी लेमा है वो तो सिंपल वर्सेस सिंपल के लिए है, तो ये है। कहीं ये रिवर्स हो जाता है, जब एमएलआर इन माइनस थीटा में जाता है तो रिवर्स हो जाता है। एमएलआर जब मैक्सिमम लाइक्लीहुड रेशियो प्रॉपर्टी अगर थीटा की जगह माइनस थीटा हो जाता है तो रिवर्स हो जाता हाँ, तो है। यहाँ तो हम थीटा के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं ना, तो हम फिर थीटा का हाँ। सफिशिएंट एस्टिमेटर देख रहे हैं। जैसे सपोज वो जैसे लाप्लास वाला हो गया कि माइनस एक्सपोनेंशियल ई के पावर माइनस मॉड एक्स आई डिवाइड बाई थीटा हो जाता है, तो वहाँ शायद रिवर्स हो जाता है। तो वो देखना पड़ेगा उसके रिस्पेक्ट में। एलआरटी से निकालना सेफ रहेगा ना? नहीं क्यों निकालना है हमें? इतना टाइम थोड़ी है, आप निकालेंगे आधा घंटा लग जाएगा आपको निकालने में, इतना आसान थोड़ी है, इतना टाइम थोड़ी है। एलआरटी क्यों लगाएंगे हम? एलआरटी में आपको कितना क्या करना पड़ेगा? एल थीटा इज इक्वल टू हाफ अपॉन एल समेशन एक्स आई। एमएलई क्या होता है इसका? एक्स बार। एमएलई क्या है थीटा का बर्नौली में? एक्स बार आएगा, तो लगाइए एल एक्स बार। तो थीटा को एक बार हाफ रखिए एक्स बार, फिर सॉल्व कीजिए लेस देन इक्वल टू के। आप सॉल्व करेंगे तो यही निकल के आएगा। तो ये या तो ऐसा समझिए एक्स बार मोर देन इक्वल टू के आएगा, क्योंकि इसी को अगर मैं डिवाइड k1 बोल दो, यही चीज़ यहाँ बन के आएगी। लेकिन इतना टाइम थोड़ी है कि हम ये करते रहेंगे, एग्जाम में और भी तो क्वेश्चन होंगे। तो आपको सीधा सीधा कोई भी एक्सपोनेंशियल फैमिली का डिस्ट्रीब्यूशन है, सीधा सीधा आप कार्लिन रूबिन थ्योरम देखो क्या स्टेटमेंट है, या जो आगे थ्योरम है ना उसके बेस पे, मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो प्रॉपर्टी के बेस पे है, तो उसके बेस पे हमारा आ जाएगा। यहाँ इक्वल टू कभी आएगा ही नहीं, लेकिन यहाँ हमेशा इक्वल टू रहेगा क्रिटिकल रीजन में, ठीक है। अब वो अलग बात है, कॉन्टिन्यूस में आप इक्वलिटी इग्नोर कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, डिस्क्रीट में दिक्कत होगी, लेकिन यहाँ पे हमेशा इक्वलिटी रहेगा। कॉन्टिन्यूस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वलिटी लिखो ना लिखो, डिस्क्रीट में लिखना पड़ेगा आपको। एनीवे, तो आप ये पहले 20 क्वेश्चन सॉल्व करके आइए, कल अगर इनमें जो डाउट रहेगा वो पूछिए, फिर उसके बाद हम लोग 21 से आगे कल कंटिन्यू करेंगे इसके बाद, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करो। जो लोग नए हैं 24 23 का हमने डिस्कशन ऑलरेडी कर रखा है, जो रैंकर 3 के नाम से ऐप पे आपका ये रिकॉर्डेड होगा, रैंकर 3.0 बैच के नाम से, तो उसमें 24 23 का ऑलरेडी अपलोडेड है, 22 का हम डिस्कस कर रहे हैं, ऐसे ही 2019 तक डिस्कस करेंगे। और गेट का बहुत अच्छे से आपने सारे PYQ कर लिए तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, जो नेट में भी हेल्प करेगा, ठीक है। तो अब यहीं स्टॉप करते हुए डाउट क्लास कंटिन्यू करेंगे। तो जिनको डाउट है आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अभी कुछ भी डाउट पूछ सकते हैं, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है।